नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं राजेंद्र भैया जी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आपके लिए गणित विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं और आज से प्रारंभ करके आगामी कुछ दिनों तक हम लगातार इस पे बात करेंगे और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। हम आज कुछ पढ़ना शुरू करें उसके पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं एक बार कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। देखिएगा, जो विषय गणित है 10वीं कक्षा में, उसमें जो पहला अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणियाँ, छठा त्रिभुज जिसे आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसे भी हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम से, 10वां वृत्त, इसको भी हटा दिया गया है, 11वां रचनाएं, 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको भी हटा दिया गया है, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको भी हटा दिया गया आपके पाठ्यक्रम से, 14वां सांख्यिकी और 15वां प्रायिकता। तो ये कुल मिला के जो 15 अध्याय हैं, इनमें से 5 अध्याय आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, 10 अध्याय बचे हैं जिनमें से प्रश्न पत्र बनेगा। उनका जो अंक भार है वो इस प्रकार से है। तो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, इसका अंक भार आप जिसे देख रहे हैं कि सारणी के अंदर चार अंकों का ये अध्याय होगा। बहुपद होगा 5 अंकों का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है ये होगा 9 अंकों का, द्विघात समीकरण होगा 5 अंकों का। फिर आप देखेंगे समांतर श्रेणियाँ, ये 9 अंकों का। फिर आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति, ये 6 अंकों का। फिर त्रिकोणमिति का परिचय 12 अंकों का। फिर आप देखिएगा रचनाएं 11 अंकों का। फिर आप देखें सांख्यिकी, सबसे अधिक 15 अंक, सबसे आसान यह अध्याय है, सबसे ज़्यादा इसके अंक हैं। और अंत में प्रायिकता 4 अंकों का। इस तरह से कुल योग कितना हो गया, 80 अंक, और 20 नंबर तो आपके 17 अंक जाते ही हैं विद्यालय से, तो 100 अंकों का ये पूरा अंक विभाजन होगा। तो ये हमने आज आरंभ में आपको बताया और अब हम जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं जिसके लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं आपको जितने भी अध्याय आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें से प्रत्येक पर कुछ न कुछ कराऊंगा और वो चीज़ कराऊंगा जहाँ सामान्यतया बच्चे गलती करते हैं और अंक कटने की संभावना हो जाती है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो चीज़ें कराऊं ताकि कोई गलती ना हो और बहुत लाभ हो। ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप में से कोई भी कभी कोई समस्या हो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फिर मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई रास्ता निकाल लूँगा, वीडियो बना के उसका लिंक आपको भेज दूँगा ताकि आपकी समस्याएं कभी समस्या ना रहें, 24 आवर्स एग्ज़ाम के पहले भी, हमेशा। तो पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्याएं, काफ़ी बड़ा अध्याय है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एक प्रमेय है 1.4 जो अक्सर पूछी जाती है और इस पर आधारित प्रश्न काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। ये जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि सिद्ध करना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करें उसके पहले कुछ और बातें हम समझ लेते हैं तो सिद्ध करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे अभाज्य संख्या क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें उस नंबर के और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। जैसे देखिएगा 2, जैसे देखिएगा 3, जैसे देखिएगा 5, जैसे देखिएगा 7,
जैसे 11 और भी होंगी ऐसी अनंत संख्याएं जिनमें उस संख्या के और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ये प्राइम नंबर्स हैं। अब आती है अभाज्य, ये तो अभाज्य हो गई। अब आती है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग मैं करूंगा अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, जैसे देखिएगा ये 5 और 7 हमने एक जोड़ा ले लिया अभाज्य संख्याओं का। ये जोड़ा जो है ये सहअभाज्य संख्या है। कैसे? 5 में 5 का भाग तो जाता है लेकिन 7 का नहीं जाता, 7 में 7 का जाता है पर 5 का नहीं जाता, लेकिन 1 का भाग तो इन दोनों में ही जाता है। तो उन दो संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, 1, यानी 1 के अलावा किसी अन्य का भाग उन दोनों में नहीं जाता, उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम समझना चाहेंगे धन पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी अनंत तक ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। फिर परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये P/Q के रूप में होती है। P और Q क्या है? दो पूर्णांक, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। ये ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं, ये धन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जो Q है वो शून्य नहीं हो सकता। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं, परंतु Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की कुछ संख्या लिखी जा सके P/Q के रूप में, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। देखिएगा एग्जाम्पल 2/3 ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2 और 3 दोनों पूर्णांक है और 3 शून्य नहीं है। -3/7 भी परिमेय संख्या है क्योंकि -3 और 7 दोनों पूर्णांक है और 7 शून्य नहीं है। 4 भी परिमेय संख्या है। अब 4 को मैं कह सकता हूँ 4/1, तो दोनों ही पूर्णांक है और 1 शून्य नहीं है। 0 को भी मैं कह सकता हूँ परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को लिख सकता हूँ 0 कोई भी अशून्य पूर्णांक ले लें आप, तो ये दोनों ही जो आपके पूर्णांक हो गए, 0 तो पूर्णांक होता ही है, ये भी पूर्णांक ले लेंगे लेकिन अशून्य, तो उसका जो भाग लगाएंगे 0 में तो शून्य ही आएगा। तो ये बातें समझानी आवश्यक थी पहले। उसके अलावा एक प्रमेय 1.3 है जिसका उपयोग हम करेंगे अपने उस प्रमेय को सिद्ध करने में, जो 1.4 है, जिसको हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। उसको सिद्ध करने में हम प्रमेय 1.3 का सहारा भी लेंगे। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। क्या है? यदि P व A क्रमशः कोई अभाज्य संख्या एवं धन पूर्णांक हों, यानी P तो है कोई अभाज्य संख्या, क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूँ। A है कोई धन पूर्णांक, मैं आपको समझा चुका हूँ। और इस प्रकार से हो कि जो P है वो A² को विभाजित करता है, यानी कि A² में P का भाग जाता है। अगर ऐसा है तो ये तय मानिए कि P A को भी विभाजित करेगा, यानी कि P का भाग A में भी जाएगा। तो इसको यूँ समझें कि अगर A² में P का भाग जाता है तो A में भी P का भाग जाएगा, यानी कि अगर P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। एक और शब्द, एक और वाक्य जो कहना चाहिए, मैं इसको लाऊंगा काम में, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। विरोधोक्ति की अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो विरोध प्लस उक्ति, यानी ऐसी उक्ति जो विरोधाभासी हो, यानी कि विरोध उक्ति, और उसके द्वारा मैं इस प्रमेय को सिद्ध करूंगा। तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोधोक्ति द्वारा हम इसको प्रमाणित करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत किया है। अब हम इस प्रश्न को, इस प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या करना है आपको। देखिए विरोधोक्ति का मतलब क्या, हम क्या करते हैं कि एक ऐसी चीज़ मान लेते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं,
हम मान लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या मान लेते हैं, और फिर कुछ हम बातें सिद्ध करके ये सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना वो गलत था, यानी हमने जो माना था कि ये परिमेय है वो गलत था और इसलिए ये अपरिमेय होगी। यानी हमने जिस कथन को माना उस कथन को झूठा साबित कर देंगे, यानी हम अपने कथन का विरोध करेंगे उस कथन का जो हमने पहले ही माना हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए शुरू करते हैं इसको। शुरू से करेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 इज इक्वल टू, चलो इसको a/b मान लेते हैं। वैसे तो a और b क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पर हमने जो a और b माने हैं ना वो को प्राइम नंबर्स माने हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अगर कोई ऐसी संख्या थी जिनमें किसी का भाग जाता हो, भाग देने के बाद में जो आएगा वो हमने लिखा है। हमने a/b का जो रूप लिखा है उसमें a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, हमने ऐसा इसको मान लिया। अब देखिएगा, जबकि ऐसा है नहीं, हमको तो सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, हमने इसको परिमेय मान लिया और ये मान लिया कि ये a/b के रूप में है जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या। यानी इसका क्या मतलब हुआ? यानी a और b में सिवाय एक के और किसी का भाग नहीं जाता। सहअभाज्य का मतलब यही होता है। अब हम प्रमाणित करेंगे आने वाले कुछ पंक्तियों में कि a और b दोनों के अंदर एक के अलावा भी किसी का भाग जाता है। तब ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये जो हमने माना था ये परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। इस प्रकार से किया जाएगा इसको। चलो कैसे करते इसको मैं आपको सिखाता हूँ। हमने मान लिया था √2 इज इक्वल टू a/b। अब देखिए इसको वज्रगुणा करते हैं, तो √2 इंटू b बराबर a। अब दोनों तरफ का वर्क करने पर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। b का b स्क्वायर बराबर a का a स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए 2 आपको पता है अच्छी तरह से कि 2 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या है और ये 2 का गुणा हो रहा है b स्क्वायर से। इसका मतलब मैं 2b स्क्वायर को 2 से भाग दे सकता हूँ डेफिनेटली, और b स्क्वायर कोई पूर्णांक है, क्योंकि मैंने कह दिया था ना कि a और b अभाज्य संख्या हैं, दिखते बातें पूर्णांक ही होंगे। तो 2b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, जैसे भी 2 का भाग लगूंगा 2 से 2 कट जाएगा और कोई पूर्णांक बच जाएगा, और 2b स्क्वायर जो है उसका मान a स्क्वायर के बराबर है। अगर 2 का भाग 2b स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग a स्क्वायर में भी जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे? 2 कॉमा a स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2b स्क्वायर है ना, इसलिए इसका मतलब 2 a को भी विभाजित करेगा। यहाँ उल्लेख कर दें प्रमेय 1.3 द्वारा, जो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ये आपको परीक्षा में लिखनी होगी, यानी 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 a को विभाजित करता है यानी a में 2 का भाग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a को लिख सकते हैं, माना कि a बराबर 2c लिख दो। जब a में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब a जो है 2 का गुणज है, 2 का मल्टीपल है। हमने 2c मान लिया, जहाँ c कोई पूर्णांक है, ऐसा हमने मान लिया।
अब देखिएगा दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और सी का सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक बात और देखें, जब आपने वर्ग किया था ना, लिख दो आगे ब्रैकेट में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ भी लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये लिखना जरूरी है। अब देखिएगा ए स्क्वायर का मान आ गया ये। अच्छा इसको हम एक काम करते हैं, इसको 1 कह देते हैं, और ये जो है इसको 2 कह देते हैं, और ये जो है इसको 3 कह देते हैं। अब 3 से ए स्क्वायर का मान 4c स्क्वायर 2 में रखने पर, 2 के अंदर, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 व 2 से, 3 व 2 से। 3 कहता है ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, ये यहाँ लिख देंगे 2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जो है वो 4c स्क्वायर है। दोनों तरफ 2 का भाग लगा देंगे तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब c स्क्वायर b कोई पूर्णांक है, क्योंकि आपने माना था ना a बराबर 2c, आपने a को माना था 2 का गुणज, तो हमने a को 2c लिख दिया, तो c कोई पूर्णांक होगा, c पूर्णांक है तो c स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और उसका गुणा 2 से हो रहा है, यानी कि इस 2c स्क्वायर को अपन 2 से भाग लगा सकते हैं आराम से, 2 कट जाएगा, c स्क्वायर रह जाएगा भाग पर, और 2c स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है। अगर 2c स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो b स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे कि 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, हालांकि 2 करता है विभाजित 2c स्क्वायर को, पर 2c स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है, तो 2 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, b स्क्वायर क्या है, धन पूर्णांक है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। क्यों, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ये बात यहाँ पे, पहले हमने लिखा था कि 2 a को विभाजित करेगा, ये लिखा था ना हमने, ये 2 a को विभाजित करेगा, इसको मैं रोमन का a कह देता हूँ, ये वाला ऐसा, 2 a को भी विभाजित करेगा, और इसको मैं 2 लिखता हूँ रोमन के हिसाब से। अब ये बातें क्या कह रही है, देखिए जरा, ये कह रहा है कि 2 a को विभाजित करेगा, और ये कह रहा है 2 b को भी विभाजित करेगा, यानी 2 जो है वो a और b दोनों को विभाजित करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे, 1 व 2 से यह कहा जा सकता है कि, यह कहा जा सकता है कि 2 a व b दोनों को ही विभाजित करता है। ए को भी करता है और बी को भी करता है, परंतु
हमने ए व बी को सह अभाज्य माना था। सह अभाज्य माना था। देखिए हमने शुरुआत में क्या दिया था, यहाँ पे माना कि ए और बी सहअभाज्य संख्या, यानी इनमें सिवाय एक के और किसी का भाग जाता ही नहीं है। पर यहाँ अभी हमने तर्कों के द्वारा हमने तर्क दिए, उससे साबित कर दिया कि जो ए है और बी है दोनों दो से विभाजित होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अतः इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका मतलब हमने जो माना उसका विरोध हो रहा है। हमने जो माना उसका विरोध हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विरोधोक्ति है। विरोधोक्ति है, इसका क्या मतलब हो गया कि हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि √2 एक परमेय संख्या है, ऐसा माना था ना, तभी तो ये बात कही थी हमने। इसका मतलब ये चीज सही नहीं है, अर्थात √2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। यानी हमने माना था परमेय और उसका विरोध हो गया, यानी परमेय संख्या नहीं है। और अगर कोई संख्या परमेय नहीं तो निश्चित रूप से वो अपरमेय ही होगी, अर्थात √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सरल प्रकार से इस बात को समझाऊं। अब कितना सफल हुआ हूँ ये आप लोग जब देखेंगे, पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ और आपकी अच्छी भविष्य के लिए, अच्छे परीक्षाओं के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद।